बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने का प्रोग्राम, इमरान खान को सियासत के मैदान से उठाकर बाहर फेंकने का प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम पे अमल जारी है। क्रश इमरान खान, क्रश PTI, लेकिन दोनों में खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो रही। उसकी वजह यह कि कुछ लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, लेकिन असल मामला यह है कि पार्टी छोड़ने से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक खत्म हो गया? क्या इमरान खान कमजोर हो गए हैं? क्या इमरान खान साहब को ये लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इमरान खान साहब के लिए? और अगर ये लोग जो छोड़कर जा रहे हैं तो क्या इसके बाद इमरान खान का जो हवा है वो खत्म हो गया है? असल मसला यही है कि इमरान खान साहब की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, ना ही असाबी तौर पे, ना ही नफ्सियाती तौर पे। वो बदस्तूर एक्टिव है और अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी भी तब्दील कर ली है। और अब वो उनका ख्याल है कि ठीक है, अगर ये चाहते हैं कि जनाब मुकदमात ही मुकदमात हों तो ठीक है, मुकदमात आप दर्ज किए जाएं और हम अदालतों में आते रहेंगे और अपने आप को क्लियर करवाते रहेंगे। इसलिए अब वो खौफ जो है वो भी इनका उतर गया है इमरान खान साहब के, जनाब के बस ठीक है जी, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अब हर तरह के माहौल में, हर तरह के एटमॉस्फेयर में काम करने के लिए रेडी हैं, जिसकी वजह से अब मजीद इनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। पहले 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद था, अब तो जमातों का शुमार ही नहीं है, बल्कि अब जमातें, गैर जमातें सब के सब इकट्ठे हो गए हैं और सब एक ही प्लान पे अमल कर रहे हैं। लेकिन ये अभी तक सिलसिला जारी है, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है, रेड भी चल रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ रुख किया हुआ है और साबिक गवर्नर शाह फरमान के घर छापे मारे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद अली अफजल शाही को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उनको कह रही है नहीं गिरफ्तार किया गया, हालांकि वो कहते हैं कि उनके वकील कहते हैं गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पे प्रेशर डालने के लिए। तो ये सब कुछ किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी अमल में आई है और एक बहुत बड़ा इस्तीफा आया है। पहले जरा हम बात करेंगे इस्तीफे पे, क्योंकि इस्तीफा ज्यादा जरूरी है। उसकी रीजन है कि ये जो कुछ भी आइंदा 10-12 दिन में भी अभी होना है, इलेक्शन से पहले पहले इन्होंने बहुत सारे जतन करने हैं। और उसकी रीजन है कि प्री पोल रिगिंग किसे कहते हैं, प्री पोल रिगिंग इसे ही कहते हैं। इमरान खान साहब को कट टू साइज करने के लिए, उनके नंबर्स गम करने के लिए, यानी कि उनको पता है कि इमरान खान जो है वो सियासत के मैदान के नागुजीर खिलाड़ी हैं और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो इग्नोर हो भी नहीं सकते। इसलिए उनको जितनी धमकियां शमकियां देनी थी दे दी। और वो जिले शाह का कत्ल और फिर उसके बाद उनकी FIR, उस कोटा में एडवोकेट का कत्ल, उसकी FIR, तो वो उसकी फैमिली खुद ही मैदान में आ गई और उन्होंने बता दिया कि ये कत्ल इमरान खान साहब के नहीं भाई, ये तो हमारी फैमिली में फलां लोगों ने कत्ल किया, उनको गिरफ्तार करें। ये इमरान खान साहब कहाँ से आ गए? तो मेरा ख्याल है कि अता तारड़ साहब को चाहिए कि उस पर आके माफ़ी मांग लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसकी रीज़न है कि ठीक है, इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अब सुनामी का ये जो तूफान आ रहा है उसकी भी FIR दर्ज कर देनी चाहिए इमरान खान साहब पे। तो ये सारे के सारे मामला जो हैं चल रहे हैं। बहरहाल पहले बड़े इस्तीफे की बात, क्योंकि वो इस्तीफा जुड़ा हुआ है बहुत सारे राजों के अंदर, उस इस्तीफे के अंदर बहुत ही राज है। वो है चेयरमैन नात्रा। बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं है, एक इदारे के सरबराह हैं, तारिक मलिक साहब हैं और इस्तीफे आते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। ये इस्तीफा क्यों ज़रूरी था ये मैं आपको बता देता हूँ। तारिक मलिक साहब जो हैं ये पहले भी चेयरमैन नादरा रह चुके हैं और जब 4 हलकों का मसला था, इंतखाबी धांधली, ये प्री पोल रिगिंग से जुड़ा हुआ है। जब 4 हलके खुलवाए गए, पिछले दौर की बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब के पिछले दौर की, जब 4 हलके खुलवाए गए तो उसमें पता चला कि अंगूठे जो हैं, क्योंकि नादरा ने तस्दीक करनी थी तो इन्होंने तस्दीक की और तस्दीक पता चला कि वो अंगूठे सारे लगाए गए थे, वो स्याही, अनमिट स्याही के बजाय बाकी स्याही इस्तेमाल की गई थी और बहुत सारे अंगूठे जो हैं वो काबिल शनाख्ती नहीं थे। और इस तरीके से उसमें बहुत सारे केसेस जो हैं वो रीपोलिंग करवाना पड़ी थी। और ख्वाजा आसिफ साहब को तो पता ही है कि उनको बाजवा साहब ने जितवाया था। उनमें से एक हल्का था ख्वाजा साद रफीक साहब का और दूसरा हल्का था अयाज सादिक साहब का। अयाज सादिक साहब स्पीकर थे, उनको डिसीट कर दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ फैसला आ गया था। तो उस हल्के में इनका मुकाबला
ایاز صادق صاحب کے حلقے میں مقابلہ ہوا تھا، آئی تھنک علیم خان صاحب نے کیا تھا. تو علیم خان صاحب نے وہ حلقہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این اس میں ایک کام کیا تھا، اور اس وقت بھی ظاہر ہے انگوٹھوں کی شناخت جو نہیں ہوئی تھی تو وہ غصہ تو تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال اس میں وہ یہ تھا، ایک تجربہ کیا گیا تھا ایاز صادق صاحب کے حلقے میں، اور وہ کیا تھا نادرا کے ذریعے کیا گیا تھا کہ بالکل ایٹ 11th hour ایاز صادق صاحب کا جو حلقہ تھا اس میں ووٹر اٹھا کے وہاں سے ووٹر لسٹ سے نکال کے نادرا کے ذریعے وہ نکال دیے گئے تھے، اور ووٹر لسٹیں تبدیل کر دی گئی تھیں. اور جب لوگ ووٹ کر ڈالنے گئے تو پتہ چلا، انہوں نے کہا جی کہ آپ کا تو یہاں ووٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھئی ہمارے پچھلا جو ووٹ جنرل الیکشن ہے ہم نے یہی ووٹ ڈالا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں آپ کا ووٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ ووٹ جو پاکٹس تھیں پی ٹی آئی کی، پہلے سروے کروایا گیا تھا، سروے کرنے کے بعد وہ پاکٹس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. الیکشن ہوا، ایاز صادق صاحب جیت گئے، اور جناب اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہی جو پاکٹس اٹھا کے سسٹم سے نکال کے باہر پھینکی تھی وہ واپس ڈال دی گئی. اب الیکشن ہو رہا ہے. اب ایک تو دو نادرا کے چیئرمین پہ 2 الزامات لگائے گئے طارق ملک صاحب پہ، جو کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب کو کافی عرصے سے کوشش کر رہی تھی کہ ان سے استعفیٰ لے لیا جائے، اور ان پہ ایک FIR بھی درج کر کے بند کر کے رکھی ہوئی ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے. تو طارق ملک صاحب پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور پڑھے لکھے انتہائی پڑھی لکھی فیملی ہے. فتح محمد ملک صاحب ان کے والد ہیں، وہ بھی تحریک پاکستان کے انتہائی منجے ہوئے اور کارکن، اور پھر پڑھے لکھے ڈاکٹر پروفیسر فتح محمد ملک صاحب. ان کی بکس ہیں ہسٹری کے بارے میں، وہ ایک پاکستان کی پہچان ہے اور صحیح پاکستان کی پہچان ہے وہ. تو علم کا خزانہ ان کے طارق ملک صاحب کے ایک اور بھائی ہیں، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. تو پڑھی لکھی فیملی ہے. تو بہرحال یہ باہر سے جاب چھوڑ کے آئے تھے، جب دوبارہ ری جوائن کیا تو دوبارہ ری جوائن کرنے کے لیے انہوں نے دوبارہ آئے تھے، تو بڑی جاب چھوڑ کے آئے تھے. بہرحال اب الیکشن آ رہا ہے، عمران خان صاحب قابو نہیں آ رہے ہیں. اب مختلف طریقے سے پری پول ریگنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو لہٰذا چیئرمین نادرا ایک ایسی شخصیت کو ہونا چاہیے جو ان کے کام آ سکے اور ان کے مطابق کام کر سکے. لہٰذا ان کو اس کام کے لیے بھی وہاں سے ہٹایا جانا ضروری تھا کہ یہ مینیجیبل نہیں ہے، کیونکہ مینیجیبل ہوتے تو پچھلے دور میں بھی مینیج ہو سکتے تھے. مینیجیبل نہیں ہے، اس لیے ان کو یہ کام کیا گیا کہ آپ اٹھ جائیں. اب ہونا کیا ہے، اب ووٹر لسٹوں میں ہونی ہے امینڈمنٹس ہونی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی سے سوچ لینا چاہیے کہ ووٹر لسٹیں تبدیل کی جائیں گی، اور اس میں نادرا کا بڑا رول ہوتا ہے. نادرا کا خاص طور پہ، اور پھر الیکشن کمیشن کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ مختلف پاکٹس جو ہیں وہ اٹھائی جائیں گی، اور مختلف حلقوں سے حلقے ٹارگٹ کیے جائیں گے، مختلف حلقے ٹارگٹ کر لیے جائیں گے، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، تاکہ نمبرز گیم جو ہے وہ کنٹرول میں رہے، ہمارے لوگوں کے، ان کے کنٹرول میں رہے کہ کون کس کو جتوانا ہے، کس کو ہروانا ہے. بڑے سائنٹیفک انداز میں یہ دھاندلی کی جاتی ہے. یہ سلسلہ کیا جائے گا یہ آنے والے الیکشن، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کہہ چکا ہے. کیونکہ جی دیکھیں اب مردم شماری ہو گئی ہے، اور نئی مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں. نئی حلقہ بندیوں کے لیے وقت چاہیے، اس لیے فوری الیکشن نہیں ہو سکتے. تو پیرالل ہر کام کیا جا رہا ہے. کنفیوژن یہ خطوط اس لیے لکھے جا رہے ہیں بوقت ضرورت کام آئے، کہ اگر دیکھتے ہیں کہ ہر صورت میں پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت میں قابو نہیں آ رہی، لہٰذا وہ ملیا میٹ کر دیتے ہیں. وہ پھر یہ خط آ جائے گا کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو پہلے سے خط آیا ہوا ہے، اور پھر عدالتوں کو بھی قابو کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے. یہ آہستہ آہستہ چیزیں آگے جا رہی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نادرا بڑا امپورٹنٹ ہوگا. چیئرمین نادرا کا استعفیٰ اس وجہ سے اہم ہے کہ وہاں پہ اپنا بندہ بٹھایا جانا ضروری ہے. اب جو چیئرمین نادرا آئیں گے اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کون سے ہوں گے اور کیسے ہوں گے. اس کے بعد دوسری وجہ، مین وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ تھی کہ جناب باجوہ صاحب کے جو اثاثے ہیں ان کی فیملی کے، اور ان کے جو اثاثہ جات ان کی فیملی کے، وہ جو باہر آئے، ان کی تفصیلات باہر آئیں. اور احمد نورانی نے جو خبر دی تھی، باقاعدہ طور پہ پوری رپورٹ شائع کی تھی، اس کے بعد ایک تہلکہ مچا ہوا ہے. وہ صرف سابق آرمی چیف کا نہیں بلکہ موجودہ آرمی چیف کا جو ڈیٹا ہے ان کی فیملی کا بھی، وہ بھی لیک ہوا تھا. اور اس پہ جناب باجوہ صاحب کی فیملی کے بارے میں تو وہ آپ کو پتہ ہے، احمد نورانی صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، اور پاکستان میں بہت زیادہ تحقیقات ہو رہی ہیں. شاہد اسلم صاحب کو بھی
गिरफ्तार किया गया था, उनको भी जेल में रखा गया था। तो वो तो एक पता नहीं क्या कौन सी क़यामत आई है, जबकि जस्टिस काजी फाइज़ साहब के मामले में तो पूरी प्रोटेक्शन दी गई थी, प्रोटेक्ट किया गया था जर्नलिस्ट को, और किसी किस्म का कोई आंच नहीं आने दी गई थी। और वो भी नादरा से ही हुआ था, और वो भी FBR से हुआ था, क्योंकि 8-10 महकमे वही हैं जो कि हैं। अब बजाय इसके कि उनकी तहकीकात की जाए, वो कि ये सारी 12 जो 1200 अरब है, ये आया कहाँ से है, कैसे आया, कहाँ से आया, वो तो बजाय इसके कि वो जो अरबों रुपए बाजवा साहब की फैमिली के पास कहाँ से आए, उसकी तहकीकात की जाए, उसके बजाय जर्नलिस्टों को और इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और चेयरमैन नादरा भी उसमें उन्होंने कहा जी कि ये इनका दौर है, इसलिए इनको भी फारिग कर दिया जाए। जबकि हकीकत ये है कि वो जो चेयरमैन जो लीक हुआ है, उसमें कुछ और बातें भी हैं, और वो सिर्फ इतना सिंपल केस नहीं है। इवन ये नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुआ, ये सब कुछ हुआ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, इसहाक डार साहब के ज़माने में। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनकी नादरा उनका है। उसके बाद वो लोग भी पकड़े जा चुके हैं जो जिन्होंने ट्रेस किया कि जिनके सिस्टम से ये सारा कुछ हुआ। तो वो तो एक बहाना है, वो ये बहाना है जो आर्मी चीफ वाला है, बाजवा साहब वाला, ये डाटा लीक वाला, ये बहाना है। असल जो हदफ है वो है अगला इलेक्शन, और अगले इलेक्शन में जो प्लान किया हुआ है नंबर्स गेम तब्दील करने का और वोटर लिस्टें तब्दील करने का। बहरहाल उसके बाद तारिक मलिक साहब जी, उनका इस्तीफ़ा, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, और मुलाकात में उन्होंने चेयरमैन नादरा के तौर पे उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया। उन्होंने एक बयान भी जारी किया, और ये दूसरा इस्तीफ़ा है। पहला इस्तीफ़ा भी मैं आपको बताता हूँ कि पहला इस्तीफ़ा चेयरमैन नैब का आया था। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब से भी यही काम लेने की कोशिश की जा रही थी जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन कर रहे हैं, इमरान खान साहब के, उस्मान बुज़दार के और उनकी अहलिया के खिलाफ। ये सारे काम आफ्ताब सुल्तान साहब को कहे गए थे, वो भी इस्तीफ़ा दे के निकल गए थे, और जैसे ही इस्तीफ़ा नए चेयरमैन आए तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। बल्कि अभी वो निकले ही थे, आफ्ताब सुल्तान साहब दफ्तर से बाहर ही निकले थे तो वो टकाटक शुरू हो गए थे, नोटिस इशू करने हो गए थे, और कायम मुकाम चेयरमैन ने फौरी तौर पे अपनी वफादारी जाहिर की थी और उन्होंने नोटिस जारी कर दिया था। अभी भी जो सेम एग्जैक्ट वही चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। आइंदा इंतखाबात की मैनूवरिंग, मैनिपुलेट करना, रिजल्ट्स आगे पीछे करना, हल्का बंदियाँ, नतीजे, ये सारे का सारा ये है। उसके बाद ये मुलाकात हुई तो तारिक मलिक साहब ने एक अपना बयान जारी किया बाकायदा तौर पे जाने से पहले, ताकि ये ना कहा जाए, क्योंकि FIR एक काट के रखी हुई है। तारिक मलिक साहब ने कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, नौजवान पाकिस्तान का सरमाया, और पार्लियामान से पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली वाबस्ता है। उनकी तमाम तर काविशों और कोशिशों का मरकज और महवर हमेशा से ही रहा कि टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से बुरकार लाते हुए इन तीनों की तरक्की और बेहतरी की राह हमवार की जाए, क्योंकि यही रास्ता पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की तरफ जाता है। वैसे तो आजकल दुश्मन मुस्तकबिल ही है। और तारिक मलिक ने कहा कि अगर अपनी इसी सोच के तहत उन्होंने नादरा की क़यादत की ज़िम्मेदारी संभाली और अपने 2 साल क़याम के दौरान 45 से ज़्यादा जिद्दत अमेज़ खिदमात और सहूलियात मुतारफ़ करवाई, जिनका मकसद बच्चों, नौजवानों और पार्लियामान को मजबूत बनाना, शहरियों की भरपूर को सहूलत यकीनी बनाना और टेक्नोलॉजी को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल में लाना था। उन्होंने ये कहा कि वो खुद को इस लिहाज से खुशकिस्मत समझते हैं कि उन्हें कभी मुलाजमत की तलाश नहीं रही, और बल्कि अपने जज्बा तामीर के तहत बच्चों, नौजवानों और पार्लियामान को मजबूत करने के मिशन को आगे बढ़ाने के मौके हमेशा मिलते रहे हैं। उन्होंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हाल ही में उन्हें पाकिस्तान में डिजिटल इनकलाब पर तैयार की जाने वाली नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है, और जो न सिर्फ उनके लिए एजाज है बल्कि उन्हें अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने का एक शानदार मौका भी फराहम करता है। इलाहाबाद अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से पायदार तरक्की के आलमी मकासद की सरगर्मियों को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान में पार्लियामान को मजबूत बनाने में भी अपना किरदार अदा करते रहेंगे, जबकि जिंदगी ट्रस्ट के जरिए वह मुल्क में बच्चों की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। तारिक मलिक ने यह भी कहा कि हक़ाइक़ के पेश नज़र वो चेयरमैन नादरा के ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं, ताकि पूरी लगन और दिलजमी के साथ अपनी तमाम जिम्मेदारियों को खुश उसलूबी के साथ अंजाम दे सकें और अपने मिशन को आगे बढ़ा सकें। यानी कि इतना टैलेंट है, इतने पढ़े लिखे हैं, और ये जॉब छोड़ के आए थे, अमेरिका में जॉब छोड़ के आए थे, UN की जॉब कर रहे थे, और छोड़ के ये चेयरमैन नादरा की ये पोस्ट ली थी, और यहाँ पे उन्होंने काम किया 2 साल में। लेकिन चूंकि
اس سے بڑا مقصد اچیو کرنا ہے، کرش عمران، کرش پی ٹی آئی، اور اپنی پسند کے نتائج اور اپنے پسند کے رزلٹ، اپنے پسند کے الیکشن سلیکشن، تو یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور جتنے بھی لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شفاف انتخابات ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ وہ بھی ذرا آنکھیں کھول لے کہ ان کے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔